डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉल मनी मार्केट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसके दो हिस्से होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसी मनी मार्केट में जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग होती है, शॉर्ट टर्म्स लोन लिए जाते हैं, 1 साल से कम के जो भी लोन्स वगैरह लिए जाते हैं वो मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में होते हैं। इस मनी मार्केट से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम उसके सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था मनी मार्केट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स कह लीजिए या सेगमेंट्स कह लीजिए मनी मार्केट के, ये क्लोजली रिलेटेड हैं। एक एक करके आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल मनी मार्केट की। अब कॉल मनी मार्केट ये टर्म आपने सुनी होगी। कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें 15 दिन से कम की लोन्स डील होते हैं, यानी कि 15 दिन से कम के लिए पैसे उधार लिया जाता है, दिया जाता है। इसके अंदर भी दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है कॉल मनी और एक होता है नोटिस मनी। तो आपने कई बार इंटरचेंजेबली ये टर्म्स सुनी होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉल मनी मार्केट के अंदर जो कॉल मनी होता है वो होता है 1 दिन के लिए। आपने कई बार पढ़ा होगा ओवरनाइट फंड्स, यानी कि ओवरनाइट फंड्स जो टर्म पड़ी होगी उसका मतलब ये होता है 1 दिन के लिए, यानी कि आज लिया और कल दे दिया। कई बार कुछ घंटों के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जनरली इस मार्केट में बैंक डील करते हैं और भी इसके कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझें कि कॉल मनी और नोटिस मनी में अंतर क्या है। कॉल मनी क्या होता है, 1 दिन के लिए या ओवरनाइट फंड्स की जब हम बात करते हैं तो वो होता है कॉल मनी। नोटिस मनी क्या होता है, 2 से 14 दिनों के लिए। मैंने आपको बताया कॉल मनी मार्केट में 15 दिनों से कम के लिए डीलिंग होती है। 1 से 15 दिनों में जो 1 दिन के लिए होगी वो होगा कॉल मनी और 2 से 14 वो होगा नोटिस मनी। ये डिफरेंस है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं इसके पार्टिसिपेंट्स की। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स में आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर बैंक्स होते हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, लेकिन आरआरबी नहीं होते, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स नहीं होते। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड पार्टिसिपेंट्स, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब उसके अंदर भी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नहीं होते, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स, अन्य कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए एक्सक्लूडिंग आरआरबी, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। तीसरे इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्राइमरी डीलर्स, पीडी। प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जिन्हें आरबीआई ने ऑथराइज किया होता है कॉल मनी मार्केट में डील करने के लिए। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो बोरोवर और लेंडर दोनों भूमिकाएं नहीं निभाते। ये जो पार्टिसिपेंट्स मैंने आपको बताया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स और पेमेंट बैंक्स भी, ये बोरोवर और लेंडर दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ लेंडर हो सकते हैं। अब इस बात में ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन से सिर्फ लेंडर हो सकते हैं। ये आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ये होते हैं LIC, UTI, GIC, ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं, IDBI वगैरह, जो सिर्फ लेंडर हो सकते हैं, बोरोवर नहीं हो सकते। यानी लोन दे तो सकते हैं, ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास फंड्स होते हैं, वो दे सकते हैं, पर वो बोरो नहीं कर सकते, यानी कि उधार ले नहीं सकते। तो आप ये जो मेनली आप इसके पार्टिसिपेंट्स के बारे में ये समझिए कि जनरली जो बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से लोन लेते हैं 15 दिनों से कम के लिए। अब क्यों लेते हैं, अब बात आती है पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ये लोन वगैरह क्यों लेते हैं, क्या रीजन है जो बैंक्स को जरूरत पड़ती है इस प्रकार के शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए लोन की। अब एक चीज होती है लिक्विडिटी और एक चीज मैंने आपको बताई थी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको समझाया था कैसे बैंक्स सारे डिपॉजिट्स या अपने सारे जो पैसा उनके पास डिपॉजिट है वो अपने पास नहीं रखते, कुछ ही फ्रैक्शन रखते हैं, बाकी लोन दे देते हैं। लेकिन जो उनके डिपॉजिटर्स वगैरह हैं या जो उनके बाकी लेनदार हैं, उन सबको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है। इसके कई कारण होते हैं, मार्केट में कोई इस तरह का चेंज आ जाता है, ऊंचा वचन आ जाता है, या फिर मान लीजिए कोई फेस्टिव सीजन आ जाता है, कोई भी कारण हो जिसमें एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाए या फिर सडन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हो जाए, उसके लिए बैंक्स को पैसा जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको बता रखी है, SRR होता है, CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पिछली क्लासेस में 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर भी बैंक्स को कुछ अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो अनफोर्सिन रिक्वायरमेंट्स के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन वगैरह करने के लिए और ये SLR CRR के लिए इनको जरूरत पड़ती है फंड्स की, ओवरनाइट फंड्स की। अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो कॉल मनी मार्केट ये फैसिलिटेट कर देता है।
ये जो मार्केट होता है ये हाईली वोलेटाइल मार्केट होता है। शॉर्ट टर्म है, बहुत शॉर्ट टर्म है, लिक्विडिटी इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। तो ये हाईली वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब इसमें ऊंचा वचन ज़्यादा होते हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। लोन दिए जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स आपको पता चल गई, कोई इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म भी होगा। लोन लिए कैसे जाते हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो जनरली इसमें जो लोन्स वगैरह होते हैं या तो नेगोशिएशन से या इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन वगैरह होते हैं, और हाईएस्ट बिडर को जो सबसे ज़्यादा प्राइस देता है या प्राइस इंटरेस्ट हो गया वो देता है, वो जनरली ये लोन ले लेता है। तो इनके ऑप्शंस होते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म कर रखा है आरबीआई ने, और उसके थ्रू बैंक्स डील करते हैं। इसके अलावा भी जो बैंक्स मैनेजमेंट में जाते हैं वो एक दूसरे से लोन वगैरह ले लेते हैं। तो ऑक्शन या नेगोशिएशन इस माध्यम से होता है। इंटरेस्ट रेट किस बात पर निर्भर करता है? ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। हाईली वोलेटाइल है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स भी हाईली वोलेटाइल रहते हैं। कभी अचानक से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी अचानक से सप्लाई भी हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड जब ज़्यादा होगी, मान लीजिए लेने वाले ज़्यादा हैं, ज़्यादा बैंक्स कर रहे हैं, तो ऑक्शन में बिडिंग भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बैंक्स होंगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। अब जब सप्लाई भी इक्वली मैच करेगी तब तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा। यही कारण रहता है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच रहता है जनरली इसमें, इसलिए इसके इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ऑक्शन नेगोशिएशन के माध्यम से होता है, और इंटरेस्ट रेट डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। ये काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। तो क्या होता है कॉल मनी मार्केट? शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म, 15 दिनों से कम के लिए पार्टिसिपेंट्स जनरली बैंक होते हैं, एक दूसरे से पैसा लेते हैं इसके लिए ताकि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग रहे, तरलता बनी रहे, पैसा रहे उनके पास, ताकि इस तरह की जो CRR, SLR रिक्वायरमेंट्स है, अचानक से फंड की ज़रूरत पड़ गई, कहीं भी बैंक की रेपुटेशन पे आँच ना आए, उनके लिए समस्याएं खड़ी ना हो। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे। सिग्निफिकेंस क्या है? अब कॉल मनी मार्केट जो इतना वोलेटाइल मार्केट है, ये हेल्प करता है RBI को ऑपरेटिंग टारगेट के लिए, यानी कि जो कॉल रेट्स एक तरह से ऑपरेटिंग टारगेट बन जाते हैं। RBI को पता चल जाता है कि लिक्विडिटी में कोई समस्या आ रही है, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब बैंक्स बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे, ये जो कॉल रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर होंगी, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, कॉल रेट्स अपने आप ऊपर चले जाएंगे। कॉल रेट्स ज़्यादा होंगे तो RBI को एक आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्राइसिस है, या बैंक्स जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या अपने जो फंड्स वगैरह को ओवरसी नहीं कर पा रहे, फोर्सी नहीं कर पा रहे, कई बैंक्स का एस्टिमेशन भी गलत रहते हैं। तो RBI को ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में पता चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही हैं तो RBI को पता चल जाता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कॉल रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो लिक्विडिटी क्राइसिस सामने आ जाती है। तो एक प्रकार से ये मार्केट हेल्प करता है ऑपरेटिंग टारगेट्स के लिए। RBI को एक पोजीशन बताता है, एक तरह से उनके लिए एक मिरर बन जाता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। समझ में आ रहा है आपके कि बैंक्स जो हैं अगर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो मतलब उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस, पैसा नहीं है, कमी आ गई है, तो RBI को पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कॉल रेट्स अपने आप ऊपर हो जाते हैं। इसके लिए बैंक जो है अपने तरीके अपनाता है, RBI ऐसा सिस्टम ऑपरेट करता है कि ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए बैंक्स की, और इसके माध्यम से बैंक्स थोड़े से कंट्रोल में भी रहते हैं। ये है कॉल मनी मार्केट की सिग्निफिकेंस। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, इसके पार्टिसिपेंट्स आपको समझाए, लेंडर कौन हो सकते हैं और बोरोवर कौन हो सकते हैं, दोनों कौन हो सकते हैं, ये आपको मैंने बताया। तो इस पे ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें अच्छे से एक एक करके नोट करिएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।